नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। बहुत दिनों के बाद, यानी 4-5 हफ्ते, कम से कम 1 महीना हो गया, हमारे देश में जो ज्ञानदान का लंगर चलता था, लंगर यानी जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान बांटा जाता है, तो ये जो ज्ञानदान का लंगर था वो पिछले 1 महीने से बंद हुआ था। याद होगा आपको, तो 5 राज्यों की विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उसके नतीजे आने के बाद ये लंगर बंद हुआ था। ये लंगर फिर से इस हफ्ते शुरू हो गया, इसलिए मैं आप सबको बधाई देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको मालूम है, देश में कुछ गिने चुने लोग हैं, वो रोज़ मीडिया के सामने आते हैं और ये ज्ञानदान का फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर चलाते हैं, जिसमें हमारे महाराष्ट्र में संजय राउत जैसे एक बड़े संपादक है। वैसे ही दिल्ली में राहुल गांधी है, सुरजेवाला है, प्रियंका गांधी वड्रा है। तो बीच में आपको याद होगा कि यूपी के चुनाव का नतीजा आ गया, पंजाब का नतीजा आ गया, तो उसके बाद अचानक से गांधी परिवार ने ये अपना ज्ञानदान का फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर जो था वो बंद कर दिया था। तो पिछले 1 महीने में कम से कम मेरा ख्याल है कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों की भूख उनको तड़पाती होगी कि अरे ज्ञान का करेंगे क्या। राहुल गांधी बोल नहीं रहे तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी हमारे देश की जनता का ज्ञान बढ़ाने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। उनका दूसरा कोई काम नहीं। गलती से वो राजनीति में ढकेल दिए गए, वरना उनका राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। तो ये ज्ञानदान का लंगर जो पिछले 7, 8, 10 साल से राहुल गांधी चला रहे थे, वो बीच बीच में कभी कभी बंद हो जाता है, लेकिन हमारा भाग्य ऐसा है कि वापस वो शुरू हो जाता है। तो फिर से ये राहुल गांधी का ज्ञानदान का लंगर शुरू हुआ है। अभी उसमें प्रियंका गांधी वड्रा नहीं आई है, लेकिन जल्द ही चुनाव कोई शुरू हो जाएगा तो वापस प्रियंका वड्रा भी लंगर में आ जाएगी और हमारी जो भूख है ज्ञान के लिए, उसका समाधान निकालने की कोशिश वो भी करेगी। लेकिन अभी राहुल गांधी ने कम से कम शुरुआत की है। देखिए, यूपी का चुनाव होकर रिजल्ट आ गए, नतीजे आ गए, 1 महीना हो गया। आपको याद होगा तो 10 मार्च को 5 विधानसभा की मतगणना हुई थी चुनाव की, और रिजल्ट सामने आए थे। जो 4 राज्यों में भाजपा की पहले से सत्ता थी, वहाँ फिर से भाजपा चुनकर आई। हाँ, यूपी में उनके 300 से ज़्यादा सीटें थी, उसमें से कुछ 30-35 सीटें कम हो गई, समाजवादी पार्टी की सीटें कुछ बढ़ गई। लेकिन एक बात है, कांग्रेस की एक ही राज्य में सत्ता थी, पंजाब में, वो भी हाथ से निकल गई। और वहाँ जो 2 नंबर पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, उसको इतनी बड़ी तादाद में एमएलए मिल गए कि कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, अकाली दल का भी सुपड़ा साफ हो गया। तो उसके बाद ये गांधी परिवार का ज्ञानदान का लंगर बंद हो गया था। वरना तो आपको मालूम है कि यूपी हो या पंजाब, रोज़ के रोज़ इतना ज्ञानदान चलता था कि कोई बड़े जगह का मंदिर का या गुरुद्वारे का लंगर भी छोटा लगे, इतना ज्ञानदान रोज़ के रोज़ राहुल गांधी करते थे, प्रियंका वड्रा करती थी, सिद्धू करते थे। आजकल सिद्धू भी चुप हो गए। लेकिन हमारा भाग्य ऐसा है कि इन लोगों ने फिर से हमारी तरफ उनकी मेहरबान नज़र दौड़ाई है। और कल परसों हमने राहुल गांधी को सुना कि राहुल गांधी ने फिर से चुप्पी छोड़ी है।
उन्होंने बड़ा एक रहस्य उद्घाटन किया, एक रहस्य लोगों के सामने लाया कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाने की ऑफर दी थी। महागठबंधन करे या और कोई करे, लेकिन उनका कहना है कि हमने मायावती को चलो हम साथ आते हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ, ऐसी ऑफर दी थी। अब इसमें ज्ञान कहाँ से आया ऐसा आप पूछेंगे तो देखिए, दो पार्टी अलग अलग से लड़ी। कांग्रेस भी पूरी की पूरी यूपी की जितनी सीटें थी वो लड़ी, मायावती की पार्टी भी पूरी की पूरी जितनी सीटें थी 400 से ज़्यादा वो लड़ी। मायावती का एक एमएलए चुनकर आया और कांग्रेस के 2 एमएलए चुनकर आए, तो दोनों मिलकर 3 एमएलए चुनकर आए, 3 विधायक चुनकर आए 403 सदस्यों की विधानसभा में। तो एक जगह 400 विधायक है और दूसरी तरफ 3 विधायक है, और उसमें से एक को राहुल गांधी ने चीफ मिनिस्टर बनने की ऑफर दी थी। अब हम मानते कि ठीक है, अलग अलग लड़े हैं तो भैया कम सीटें आएगी, एक दूसरे की टांग खींचने से भी गिर जाते हैं, उम्मीदवार हार जाते हैं। अगर इकट्ठा होते तो क्या इतना मत परिवर्तन हो जाता कि अखिलेश या बीजेपी के विधायक कम हो जाते और इनकी बहुमत आ जाती? अकेले कांग्रेस ने जो सीटें लड़ी 400 के आसपास, उसमें से 387 लोगों के 387 लोगों का डिपॉजिट जब्त हो गया। और राहुल गांधी बता रहे थे कि हमने ऑफर दी है। अरे आपकी ऑफर का कोई व्यवहार में मतलब है या नहीं? आप अकेले लड़े तो आपके 387 लोगों की डिपॉजिट चली गए। मायावती को साथ लेते, समझो 87 बच जाते, डिपॉजिट बच जाते। कोई जीत नहीं पाता, लेकिन समझो इकट्ठा आ जाते तो कम से कम 300 लोगों की डिपॉजिट जाती और 87 लोगों के डिपॉजिट बच जाते। लेकिन डिपॉजिट बचने से कोई गवर्नमेंट नहीं बनती। तो मायावती को आप कहां से चीफ मिनिस्टर बनाने वाले थे? ये जो अजूबा है, राहुल गांधी नाम का जो अजूबा है, इसको इसलिए मैं ज्ञानदान का लंगर बोलता हूं क्योंकि वो जो बोलते हैं वो उनको खुद को नहीं पता चलता, लोगों को पता नहीं चलता, हमें भी पता नहीं चलता कि ये क्या बोलते, ये क्या कहना चाहते, ये हमें समझ में नहीं आता। और फिर भी रोज के रोज ज्ञानदान चलता है और पूरा मीडिया उसको दिखाने की कोशिश करता है। जैसे संजय राउत हमारे कल तक बोल रहे थे कि कहाँ है, छुप गया है किरीट सोमैया, कहाँ छुप गया है, फरार हो गया है, पोस्टर वगैरह लगाना शुरू हो गया था। और आज जब हाईकोर्ट ने किरीट सोमैया को एंटीसिपेटरी बेल दे दिया तो बोलते कि ये दिलासा घोटाला है। यानी कोर्ट अगर किसी को एंटीसिपेटरी बेल दे देती है तो इनको उसमें घोटाला लगता है, इनको कोर्ट के नतीजे में भी घोटाला लगता है। तो ये दूसरे ज्ञानी है संजय राउत, और उनसे भी बड़े ज्ञानी राहुल गांधी है। तो इन्होंने एक बड़ा रहस्य सामने लाया है कि हमने, यानी कांग्रेस पार्टी ने मायावती को चीफ मिनिस्टर बनाने की ऑफर दी थी, लेकिन ये हमारे साथ नहीं आई। अब इसमें भी संजय राउत कहां से आता है आप पूछेंगे तो आपको याद होगा कि महाराष्ट्र 2-2.5 साल पहले जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके नतीजे आने तक संजय राउत या उद्धव ठाकरे भी चुपचाप बैठे थे, चुप्पी साधी थी उन्होंने कि भाई चुनाव के नतीजे के बाद कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली है, इस पर चुप्पी साधी थी। इनका साथी था बीजेपी बार बार हर प्रचार सभा में बीजेपी कहती थी, मोदी हो या अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, हर बीजेपी का नेता बोलता था कि भाई महायुति यानी शिवसेना और बीजेपी को और अगर मेजॉरिटी आती है तो फिर से फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो उस सारे प्रचार सभा में प्रचार दरमियान नतीजे आने तक संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो चुपचाप बैठे थे। नतीजे पूरे होने के बाद इन्होंने रहस्य उद्घाटन किया कि भाई चुनाव के पहले 6 महीने पहले
अमित शाह ने हमको वचन दिया था कि भाई आधे समय के लिए आपको चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी 2.5 साल के लिए। ये कब बोले? विधानसभा का रिजल्ट आने के बाद, नतीजा आने के बाद। और अमित शाह ने वचन कब दिया था? तो अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के पहले, माने 8-9 महीने पहले इनको वचन दिया था कि लोकसभा में और विधानसभा में हम अलायंस बनाते हैं और विधानसभा में भी आपकी आधी आधी चीफ मिनिस्टरशिप रहेगी। लेकिन ये बातें ना बीजेपी ने कभी कही, ना शिवसेना ने कभी कही। विधानसभा के नतीजे आने के बाद शिवसेना को याद आ गया, संजय राउत को और उद्धव ठाकरे को याद आ गया कि भाई इन्होंने तो आधा यानी 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टरशिप देना मान लिया था, वचन दिया था, और अभी नहीं मान रहे। तो नतीजे आने के बाद 8 महीने बाद ये रहस्य खुला करते हैं। तो राहुल गांधी क्या अलग कर रहे हैं? जब यूपी के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि भैया मायावती को हमारे साथ आना चाहिए, अगर मायावती साथ आ जाती है तो हम गठबंधन करेंगे, साथ साथ लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा करेंगे, एक दूसरे के उम्मीदवार का प्रचार करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये तो खुलेआम तो नहीं बोला था कांग्रेस ने। अगर नहीं भी बोला है तो चुनाव के प्रचार में तो कम से कम बोल सकते थे कि भाई हम मायावती के साथ जाना चाहते थे, लेकिन बहन जी हमारे साथ नहीं आना चाहती। हमने यहां तक बोल दिया है कि बहन जी अगर गठबंधन होता है तो आप ही चीफ मिनिस्टर बनोगी, इतनी ऑफर दिए। ये प्रियंका वाड्रा बोल सकती थी, राहुल गांधी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। फर्क इतना ही है कि शिवसेना के नेता संजय राउत या उद्धव ठाकरे को नतीजे होने के बाद इमीडिएटली पता चल गया कि अरे 8 महीने तो पहले वचन मिला है। लेकिन राहुल गांधी को उन्होंने ही जो ऑफर दी थी वो याद आने के लिए चुनाव के नतीजे आने के बाद 1 महीना और जाना पड़ा। और आज वो बोल रहे कि हमने बहन मायावती को ऑफर दी थी कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ। अब दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये जो ज्ञानदान करते हैं उनको ये भी बताना चाहिए कि अगर मायावती और कांग्रेस इनका गठबंधन हो जाता तो कितनी सीटें आती और कितनी सीटें आने के बाद बहन मायावती चीफ मिनिस्टर बन सकती थी। अगर ये 2 पार्टियां इकट्ठा आती तो कितनी सीटें यूपी विधानसभा में हम जीत सकते थे। हम 200 से ज़्यादा 205 210 सीटें जीत सकते थे। और इसलिए मायावती को हमने ये ऑफर दी थी कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाते, चलो हमारे साथ गठबंधन बनाओ, ये हमारी ऑफर है। ये इन्होंने पब्लिकली नहीं कहा। और आज भी जब बताते हैं, रहस्य खुला करते हैं राहुल गांधी, तो ये नहीं बता पा रहे कि भैया गठबंधन अगर हो जाता, मायावती मान जाती कि चलो गठबंधन करके लड़ते हैं, फिर भी उसके बाद कितनी सीटें कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन जीत सकता था। क्या 25 सीटें जीत पाता? 50 सीटें, 200 सीटें, 250 सीटें, कितनी सीटें जीत पाते? अगर बहुमत ही नहीं पाते तो आप मायावती को चीफ मिनिस्टर कैसे बनाने वाले थे? उद्धव ठाकरे की तरीके से, या कुमार स्वामी जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर 1 साल के लिए बने कांग्रेस के सपोर्ट से, उस ढंग से आप मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे क्या? अगर आपकी ऑफर है तो मायावती ने सोचा होगा कि भैया राहुल भैया ऑफर दे रहे हैं तो इनका तरीका तो गुजरात या कर्नाटक, महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसा है कि नतीजे के बाद आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लड़ेंगे अलग अलग। राहुल गांधी जी जिनको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं या ऑफर देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि भैया चुनाव में हम साथ साथ नहीं जाएंगे, अलग अलग लड़ेंगे। और नतीजे आने के बाद अगर मेजॉरिटी का गणित होता है तो हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। ये कांग्रेस की स्टाइल रही है। जिस ढंग से
कर्नाटक में 1 साल के लिए कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। ये तो नतीजे के बाद की बात है ना। तो राहुल गांधी की जो ऑफर थी, क्या वो कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसी थी या अलग थी कि चुनाव के पहले इकट्ठा आएंगे, गठबंधन कर लड़ेंगे और सीट का बंटवारा करके एक दूसरे का प्रचार करके लड़ेंगे? ये तो कुछ बताते नहीं, सिर्फ इतना बताते कि हमने तो बहन मायावती को ऑफर दी थी। ऑफर क्या थी इसका खुलासा नहीं हो रहा है। तो नहीं भी होगा ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानदान का लंगर है। ज्ञानदान का लंगर और होटल में फर्क होता है। जहाँ ज्ञानदान होता है या लंगर होता है, वहाँ हम जब खाने के लिए बैठ जाते तो हम क्या क्या है भैया, क्या पकाया है, तो हम ऑर्डर करके खाना नहीं मंगवाते। जो हमारे थाली में पड़ेगा वही खाना पड़ता है, उसको लंगर बोलते हैं। हाँ, होटल में जाकर बोलेंगे नहीं नहीं भैया पनीर की सब्जी नहीं चलेगी, ये दाल हो या वो दाल हो, हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो चॉइस हमारे लिए होता है जब अगर होटल में रहेंगे तो। लेकिन हम खाने के लिए अगर लंगर में पहुंच जाए तो लंगर में जो होता है वही मिलता है। आप चॉइस नहीं कर सकते कि ये ला लो, ये परोसो, वो परोसो, नो नो नो। तो राहुल गांधी का ज्ञानदान का जो है वो लंगर है, उसमें वो बोल देंगे वो हमारे थाली में पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा। उससे ज़्यादा उल्टा कुछ मांग नहीं सकते, फिर वो खाना हो या जवाब हो। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि हमारी सौभाग्य से फिर से राहुल गांधी बोलने लगे। उन्होंने 1 महीने से चल रही उनकी चुप्पी तोड़ी है और ज्ञानदान का लंगर जोर शोर से शुरू हो गया है। दिल्ली में राहुल गांधी का लंगर है और महाराष्ट्र में संजय राउत का लंगर है, जिस पर बेचारे हमारे मराठी मीडिया चैनल वगैरह पल रहे। अगर संजय राउत बोलना बंद कर दे तो महाराष्ट्र के पूरी पत्रकारिता मीडिया भूखमरी से मर जाएगा, इसलिए उनको रोज़ बोलना पड़ता है। संजय राउत का ज्ञानदान का लंगर मुंबई में है और राहुल गांधी का लंगर दिल्ली में फिर से शुरू हो गया। बधाई हो दोस्तों। यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।